हाय विद्यार्थियों, हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री को इतना बेहतर ढंग से पढ़ने की प्रयास करेंगे ताकि एक सामान्य से सामान्य विद्यार्थी भी इसको पकड़ में आ जाए। हम अपने स्वभाव के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये भी हम चाहते हैं कि आप बेहतरीन ढंग से इसे समझें, चूँकि इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा क्लास स्पेशली यही है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना है हमें, ठीक है। आगे पढ़िए, देखिए। रसायन विज्ञान जो होता है इसको विज्ञान का विज्ञान कहते हैं, ठीक है। मतलब विज्ञानों का विज्ञान कहते हैं, ओके। विज्ञान कई तरह के, बायोलॉजी विज्ञान ही है ना। फिजिक्स विज्ञान ही है, इसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो ये 3 खंडों में बंटा हुआ है विज्ञान बेसिकली। इसके बाद तो और उपखंड हैं, लेकिन ये जो जितने विज्ञान के धाराएं बही जा रही है, उनकी जो ब्रांच बनी जा रही है, इन विज्ञानों का विज्ञान कौन है? रसायन विज्ञान। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो भी कहीं ना कहीं केमिकल के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा बेहतर ढंग से, है ना। क्योंकि सारी चीज़ किससे बना होता है? फिजिक्स अगर पढ़ेंगे तो पदार्थों का विश्लेषण ही करेंगे, है ना। उसमें भी पदार्थ के गुण और लक्षण कहीं ना कहीं विश्लेषण करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। बल हो गया, कार्य हो गया, तो पदार्थ से ही संबंधित है ना। तो और हाँ, जीव विज्ञान पढ़ेंगे तो वो तो पूरा जीव जगत ही मैटर से बना है, ठीक है। असल में क्या है दोस्तों कि जितने भी वस्तुएं हैं वो सारे मैटर से बना हुआ है। विश्व में जितने भी सामग्री तत्व आपको देखने को मिलता है वो सारे सामग्री से बना है, और जिस सामग्री से बना है उसका नाम ही है पदार्थ, मैटर। तो मैटर के बारे में जब अध्ययन करेंगे जीव जगत में, तो वो भी कहीं ना कहीं केमिकल के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में हम सबको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जितने विज्ञान के विषय हैं, जितने विज्ञान के भाग हैं, उन सब के जो सबसे सुपर है, जिसे सबसे हम लोग पीक में रख सकते हैं, वो है केमिस्ट्री। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विज्ञान का विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो रसायन विज्ञान की खोज किसने की थी? लेवेसियर ने की थी, ठीक है। आगे देखिए, ये तो रसायन विज्ञान की खोज के बारे में कही जा रही है, लेकिन एक प्रश्न आता है कि भारतीय रसायन का जनक कौन है, ठीक है। भारतीय रसायन, इनके जनक कौन है? तो इनके जनक पीसी राय हैं, ठीक है। पीसी राय वैज्ञानिक हैं। तो भारतीय रसायन के जनक कौन है? पीसी राय। पीसी राय ने और एक चीज़ की खोज किया था, नाइट्रेट की, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन की खोज किया था ना जोसेफ क्रिस्टले ने, वैसे ही इन्होंने नाइट्रेट की खोज की थी। तो जोसेफ क्रिस्टले ने क्या खोज किया था? ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन के बिना आप किसी भी पदार्थ को दहन नहीं कर सकते हैं, उसमें आग नहीं लगा सकते, ठीक है। आग दहन होनी चाहिए, और दहन करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन एक ऐसा पदार्थ जर्मेनियम, जिसका नाम है जर्मेनियम, वो बिना ऑक्सीजन के भी दहन होता है, वो बिना ऑक्सीजन के भी दहक जाता है। दहकना का मतलब दहन होता है, ठीक है। देखिए, जैसे लोहा जब गर्म करते हैं तो गर्म तो हो जाता है, वो लोहा लाल हो जाता है, लेकिन लोहा के ऊपर कोई दहन नहीं होता है। ऐसे होता है? दहन नहीं होता है। लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी के ऊपर दहन होता है। मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती के ऊपर क्या होता है? दहन होता है। ये मोमबत्ती है, ये दहन हो गया, है ना। ये दहन है, आग का दहन। लेकिन जैसे भी जर्मेनियम एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन के भी दहन होता है उसमें। ये बड़ा अजीब उसमें लक्षण देखने को मिला, ठीक है। आगे देखिए क्या है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? रसायन विज्ञान में मैटर एंड इट्स स्टेट पढ़ने जा रहे हैं। पदार्थ और इसकी अवस्थाएं। पदार्थ और इसकी अवस्थाएं। तो अवस्था कहेंगे, पदार्थ और इसकी अवस्था, मैटर एंड इट्स स्टेट, ठीक है। मतलब पदार्थ क्या है, उससे संबंधित जितनी भी बातें हैं हम लोग पढ़ेंगे। तो पदार्थ में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट, ये सारे पढ़ लेंगे, ठीक है। धैर्य से पढ़िए आगे क्या है, क्योंकि ये शुरुआत है, ये बेहतरीन शुरुआत में आपको समझ में आएगी। पदार्थ से शुरू करते हैं, मैटर से शुरू करते हैं। देखिए, मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। मैटर को हम लोग द्रव्य भी कहते हैं, द्रव्य, ठीक है। कभी कभी विद्यार्थी द्रव्य और द्रव में कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्रव्य क्या है और द्रव्य क्या है।
जैसे एक द्रव्य लिखता है, एक द्रव लिखता है, द्रव। तो देखिए द्रव का मतलब होता है लिक्विड, द्रव का मतलब लिक्विड होता है, इसको हम लोग लिक्विड कहेंगे, इसको तरल कहेंगे, तरल। जैसे जल हो गया, दूध हो गया, ब्लड जब बहता है तो तरल होता है। लेकिन ब्लड जब जम जाता है, थक्का जब जम जाता है तो वो कहीं ना कहीं लिक्विड से ठोस की ओर बनना शुरू हो जाता है ना। तो वो ठोस की अवस्था फिर वो तरल नहीं कहलाएगा जब तक वो ठोस है। जैसे मोमबत्ती की बात करें, मोमबत्ती जब तक वो ठोस है तब तक ठोस है, लेकिन वो उसको हम लोग जब पिघलाते हैं तो वो तरल बन जाता है, वो द्रव बन जाता है। तो पानी क्या है? द्रव है। दूध क्या है? द्रव है। ओके। और द्रव्य का मतलब होता है मैटर, वस्तु। ओके, पदार्थ। तो देखिए पदार्थ क्या है, द्रव क्या है। हम लोग जब अपने आसपास देखते हैं तो बहुत तरह की चीज़ें दिखाई देती है, वो सारे क्या है? द्रव्य। क्या है? द्रव्य। देखिए क्या है कि जितने भी वस्तुएं बनती है वो दिखाई देता है हमें, उसकी एक आकृति होती है, उसकी एक वजन होता है, वो आयतन घेरती है, स्थान घेरती है, उसमें भार होता है, उसमें भौतिक प्रतिरोध होता है ना। उसको हम लोग ज्ञानेंद्रियों से अनुभूति करते हैं, स्पष्ट देखते हैं, समझते हैं, हाथ से छूते हैं, आँख से देखते हैं। ओके। तो ये सारे जो गुणधर्म उसमें पाए जाते हैं ना, वो सारे क्या है? द्रव्य है। तो विश्व के जितने भी तत्व आप देखते हैं, जितने भी पदार्थ आप देखते हैं, कहीं ना कहीं जिस सामग्री से बना होता है उस सामग्री का नाम क्या है? वैज्ञानिकों ने उसका नाम क्या दिया है? द्रव्य दिया, उसका नाम मैटर दिया है। ठीक है। तो मैटर के बारे में हम लोग बेहतर ढंग से जानना चाह रहे हैं आज। जानिए मैटर क्या होता है। मैटर, द्रव्य। असल में इसके लक्षण से हम लोग पता कर लेंगे कि मैटर किसे बोलते हैं। जैसे देखिए कुछ घटनाएं बोलते हैं, घटनाओं को ध्यान रखिए। जैसे कि घटनाएं दो तरह की बेसिकली होती है, एक होती है रासायनिक घटनाक्रम, एक होती है भौतिक घटनाक्रम। जैसे एक बच्चा ने अगर आपको मारा, पीटा, तो हाथ से मारा या डंडा से मारा तो वो है भौतिक घटना, भौतिक घटना है। लेकिन जब दांत से काट दिया और जहर आपके शरीर में आ गई तो वो रासायनिक घटना है। ओके, फिर समझिए। जैसे कि बिच्छू ने आपको काटा तो बिच्छू ने आप पर जहर छोड़ दिया ना, तो जहर छोड़ दिया, वो जो घटना है वो रासायनिक घटना कहलाता है। ठीक है। जैसे दही जमा, दही को देखते हैं ना जब जमता है, तो दही का जमना एक क्या है? जैव रासायनिक घटना है। ठीक है। फिर किसी व्यक्ति को अगर हम पीटते हैं, मारते हैं, धक्का देते हैं तो वो क्या है? भौतिक घटना है। सांड आपको मार दिया, भौतिक घटना। कभी छोटा बच्चा देखना कि दांत निकालता है, किसी आके काट देता है ना, वो क्या है? रासायनिक घटना। लड़की से ना बाल नोच लेती है, वो क्या है? घटना, भौतिक घटना है। तो दो तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी। वैसे ही हम सबको डिफरेंस करना होगा कि ये जो पदार्थ है उसकी क्या लक्षण होती है। ठीक है, क्या लक्षण होती है। तो अब भौतिक घटना को समझ गए, रासायनिक घटना को समझ गए, वैसे भौतिक में मैटर को लक्षण समझना होगा, मैटर की लक्षण क्या क्या है। तो मैटर की लक्षण को समझिए। पहला इसमें लक्षण जो है वो ये है कि इसकी एक भार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भार। भार, इसकी एक भार होनी चाहिए। ठीक है। ओके, वजन होनी चाहिए। आगे, यह स्थान घेरती हो, स्थान घेरती हो। ये ठीक आयतन सुनिश्चित करती हो, ये आयतन वाला ये आयतन लिए हुए हो। ठीक है, आयतन लिए हुए हो। इसकी भौतिक प्रतिरोध भी हो, भौतिक प्रतिरोध। भौतिक प्रतिरोध का मतलब होता है, जैसे हमने बताया कि कोई सांड है, उसने आपको मार दिया, उसने आपको धक्का दिया, तो वो है भौतिक प्रतिरोध। जैसे कोई पत्थर है तो आप जा रहे हैं तो वहाँ रास्ते में आपकी ठेस लग गई, तो पत्थर ने आपकी पैर पर प्रतिरोध किया या पैर ने आपकी पत्थर पर प्रतिरोध किया, तो भौतिक प्रतिरोध होता है। ओके, या भौतिक अवरोधक होता है, रुकावट होता है। आप किसी दीवार को ठेल के गिरा नहीं सकते हो क्योंकि दीवार आपको प्रतिरोध कर रहा है।
आप भी उस पर कर रहे हो प्रतिरोध, तो भौतिक प्रतिरोध है, क्योंकि दीवार भी पदार्थ है और आप भी क्या है, पदार्थ हैं। आगे देखिए, इसको हम लोग सेंस से, सामान्य जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है, जैसे आँख, कान, नाक हो गया, उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये मैटर है कि नहीं है। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा पता हो, ये सारे क्या है, लक्षण है। किसके लक्षण है, द्रव्य के लक्षण है। अगर ये सारे लक्षण पाए जाते हैं किसी भी द्रव्य में, तो समझिए क्या है, वो मैटर है। ठीक है, क्या है, वो मैटर है। तो ये मैटर कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं, कितने रूप होते हैं, उस पर आते हैं। पहले द्रव के कण इसको समझिए, फिर द्रव के कण। अच्छा, इसके लक्षण के बारे में जानना है। द्रव के लक्षण भी होते हैं ना, द्रव के लक्षण होते हैं। जस्ट जो द्रव्य होते हैं ना, उसके लक्षण होते हैं। क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। समझिए क्या लक्षण होता है। पहला लक्षण होता है कि ये कण के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कण के बने होते हैं। और कण का मतलब होता है कि ऐसा कण, ऐसी छोटी से छोटी पदार्थ के वो हिस्से, वो सूक्ष्मतम हिस्से, जिसको हम लोग अपनी सामान्य आँख से देख नहीं पाते हैं। इसके बारे में सिर्फ कल्पना करेंगे, इसके बारे में सिर्फ इमेजिन करेंगे। ठीक है, तो ये कण से बने होते हैं। ओके, और देखिए, अच्छा इमेजिन करिए कि ये कण है, इसको हम लोग यहाँ रखते हैं। ये मान लीजिए कण है। कण तो देख नहीं पाते हम लोग सामान्य आँख से, लेकिन मान लीजिए कि ये कण है, इसके बारे में हमें समझना है। ओके, इस कण के बारे में जितनी गहराई से हम लोग पढ़ते जाएंगे, उसी का अध्ययन ही तो रसायन विज्ञान है। क्योंकि कण किससे बना होता है, अणु से बना होता है। अणु किससे बना होता है, परमाणु से बना होता है। परमाणु की भी सूक्ष्मतम रूप होता है, तो वहाँ तक हम लोग नहीं जा पाए हैं, है ना। परमाणु में ही सीमित है, और परमाणु की जो अध्ययन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कण है मान लीजिए। ओके, तो कण के बीच भी कहीं ना कहीं इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है, अंतराण्विक स्थान होता है। जैसे कि दो कण के बीच दो अणु है ना, एक अणु ये है, एक अणु ये है। अच्छा, इस अणु को भी तोड़ दें हम, इस अणु को भी तोड़ दें, तो इसके भीतर परमाणु है ना, बहुत सारे परमाणु हैं। तो परमाणुओं में भी कहीं ना कहीं इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, अंतराण्विक स्थान होता है। तो दो मॉलिक्यूलर हैं, दो, है ना, दो मॉलिक्यूलर हैं, इनके बीच की जो स्थान है, गैप है, जो जगह है, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। आगे देखिए, इसका मतलब द्रव में एक और चीज होता है, वो होता है अंतराण्विक स्थान। ओके, इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो ये दोनों हैं, इन दोनों के बीच क्या है, स्थान है। अच्छा बताइए, ग्रेविटी के नियम के हिसाब से क्या होता है कि हर कण में, हर एटम में या हर अणु में कहीं ना कहीं एक खिंचाव बल होता है, खिंचाव बल पाया जाता है। तो ये दोनों अपने आसपास में खींचते हैं। आगे क्या करते हैं, खींचते हैं। जैसे कि पृथ्वी और चांद आपस में दोनों को क्या करते हैं, खींचते हैं। लेकिन एक ऐसी दशा में इस्टेब्लिश है, एक ऐसी दशा में स्थिर है दोनों, कि न तो पूर्णतः वो खींच रहे हैं, है ना, और न ही ये पूर्णतः खींच रहे हैं। नहीं तो टकरा जाती एक दिन क्या होती, टकरा जाती। मतलब वो स्टेबल हैं, वो स्थिरांक बिंदु में है, फिर भी खींच रहे हैं। जैसे कि अगर सैटेलाइट छोड़ दिया जाए आसमान तक, आसमान तो चांद के इशारे में या चांद की डायरेक्शन में सैटेलाइट छोड़ दिया जाए, है ना, उसकी एक खास वेलोसिटी होती है, वेग होती है। उस वेग में अगर हम रिफ्लेक्ट कर दें, मतलब उसको प्रक्षेपण कर दें, तो उस प्रक्षेपण में क्या होता है कि वो चल जाती है, एक ग्रेविटी की लेयर पा जाती है, फिर वो खींच लेती है। इस चीज़ को सिंपल से समझिए, तब जाके इसको समझ पाएंगे। देखिए, एक पृथ्वी है, इधर चांद है। तो अगर हम कोई सैटेलाइट छोड़ना चाहते हैं चांद में, तो इसको उसी गति से हमें क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, प्रक्षेपण करना पड़ेगा। तो एक लेयर होती है जहाँ पर पृथ्वी की जो ग्रेविटी होती है वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है।
फिर चांद की ग्रेविटी शुरू हो जाती है। तो एक जो बीच वाली जो रेखा है, उस रेखा में क्या होती है कि दशा कि न तो यहाँ की होती है न वहाँ की होती है। इस मोमेंट में क्या होता है कि यदि ज़्यादा प्रक्षेपण किया जाए, गति से प्रक्षेपण किया जाए, तो चांद की तरफ चल जाती है चीज़ें, सेटेलाइट भी चांद की तरफ चल जाती है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये समझाना है कि इसकी पृथ्वी की एक ग्रेविटी फोर्स है, इसकी एक बल है, ताकत है। चांद की भी एक ताकत है, खिंचाव बल, ठीक है। वैसे ही दो अणु के बीच खिंचाव बल होता है, खींचने की ताकत होती है। तो ये दोनों अपने आपस में क्या करते हैं, दूसरे को खींचते हैं। तो जो खींच रहे हैं इसको बोलते हैं अंतराण्विक बल। क्या बोलते हैं? अंतराण्विक बल। तो यहाँ पे एक लक्षण ये भी होता है, अंतराण्विक बल। ओके, ये स्थान है एक, ये बल है। तो जब भी कोई मैटर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे ये सारी लक्षण पाया जाता है, तब जाके वो ठोस होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई दो अणु है, आपस में जुड़ा हुआ है, लगभग जुड़ा हुआ है, उनके बीच स्थान कम होता है। तो स्थान जहाँ कम होता है तो क्या होता है कि अंतराण्विक बल ज़्यादा होते हैं, है ना। आपस में क्या होती है, पकड़ ज़्यादा होती है। जैसे दो चुंबक है, एक चुंबक ये है, एक चुंबक ये है, दूर रहे तो अंतराण्विक स्थान क्या है, ये चुंबकीय दो चुंबक के बीच की स्थान क्या है, दूर में है ना। नज़दीक करेंगे तो क्या होगा, स्थान तो कम हो जाएगा, लेकिन दोनों के बीच जो आकर्षण बल है वो ज़्यादा हो जाएंगे। और नज़दीक करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि स्थान जीरो हो जाएगा, ये दोनों टच हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा, सट जाएगा। तो ये सटने की, चिपकने की जो दशा है, ये दशा कहलाती है कि कौन ठोस है। ओके, क्या कौन ठोस है। तो ये एक अंतराण्विक बल है। अंतराण्विक स्थान जितना ज़्यादा होगा उतना अंतराण्विक बल क्या होगा, कम होगा। और अंतराण्विक स्थान जितना कम होगा उतना अंतराण्विक बल ज़्यादा होगा। तो वस्तुएं सॉलिड्स हैं, द्रव हैं या लिक्विड हैं, ये इस पर डिपेंड होता है कि दोनों के अंतराण्विक स्थान कितना अनुपात में है और अंतराण्विक बल कितना हिसाब से है। ये दोनों तय करता है कि पदार्थ किस टाइप के होंगे, है ना। वो सारे लक्षण इसमें पाए जाते हैं। ओके, आगे बढ़िए, देखिए क्या है। तो ये हमने बताया कि द्रव के 1 2 3 4 5 गुणधर्म होते हैं। ओके, और द्रव के लक्षण जो होते हैं वो ये सब होते हैं कि ये कण से बने होते हैं, सूक्ष्मतम कण से बने होते हैं। ये इतने सूक्ष्म कण से बने होते हैं कि हम लोग इसे सामान्य आँख से देख नहीं सकते, इसकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं, इसकी हम लोग इमेजिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पाया जाता है कि ये अंतराण्विक स्थान को बनाए रखते हैं और साथ साथ अंतराण्विक बल को भी बनाए रखते हैं। और इसी से तय होता है क्या, कि कैसी है वस्तुएं, ठोस है, द्रव है या गैस है, या प्लाज्मा है या BEC है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। वो सारे हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखिए क्या है, इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं दोस्तों। आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। इसको मिटाते हैं फिलहाल। तो आगे देखिए, जो द्रव पढ़ने जा रहे हैं, द्रव्य, तो द्रव्य के कण कैसे होते हैं ये पढ़ना है, ठीक है। हम लोग पदार्थ से कण में आ गए, ठीक है। अब द्रव के कण क्या होते हैं ये हम सबको पढ़ना है। द्रव के कण, तो कण जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं दोस्तों। कण कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं एटम, क्या बोलते हैं, एटम। और एक को बोलते हैं मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग कहते हैं अणु। हिंदी में कहें तो एक परमाणु कहलाता है,
एक अणु कहलाता है। ठीक है, अब ये समझना है दोस्तों क्या है, एटम शब्द जो है ना, एटम ये ग्रीक शब्द है। कैसी है? ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। एटम का मतलब होता है आपस में बंध बनाना, आपस में जुड़ जाना। ठीक है, क्या होता है? आपस में जुड़ जाना। तो एटम का मतलब क्या होता है? आपस में जुड़ जाना। अच्छा, आपस में जुड़ा हुआ रहेगा तो इसका मतलब उसे अलग नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, आपस में जुड़ा हुआ रहेगा तो उसे हम लोग अलग नहीं कर सकते ना। तो अलग नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है? उसे बांटा नहीं जा सकता है, मतलब वो अविभाज्य है ना। वो क्या है? अविभाज्य है। अविभाज्य किसे बोलते हैं? जिसको हम लोग भाग नहीं दे सकते हैं, जिसे जिसे बांट नहीं सकते हैं। वो जुड़ा हुआ है, आपस में इतना गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। तो अविभाज्य, इसका मतलब कि एटम का एक और मतलब होता है, वो है अविभाज्य। कौन सी शब्द है? ग्रीक भाषा के एटम शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? अविभाज्य। ओके, आपस में जुड़े जाना या जुड़ जाना। ठीक है। अच्छा, एटम के क्या होते हैं विलक्षण? एटम के विलक्षण क्या होते हैं? एटम के लक्षण और क्या होते हैं? देखिए, यह एक ऐसा गुणधर्म है जो स्वतंत्र रहता है। ठीक है, स्वतंत्र नहीं भी रहता है। ओके, ध्यान रखिए दोस्तों, हमने कहा कि यह एक ऐसा गुणधर्म है जो स्वतंत्र रहता है। इसका मतलब कि एटम फ्रीडम भी रह सकता है और एटम स्वतंत्र नहीं भी रहता है। इसका मतलब एटम फ्रीडम नहीं भी रहता है। दो बातें यहाँ पे कही जा रही है, एक तो स्वतंत्र रहने की बात कही जा रही है, एक नहीं भी रहता है। इसके अलावा यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, भाग लेता है। यह केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, केमिकल एक्टिविटी में भाग लेता है। तो ये किसके लक्षण हैं? एटम के लक्षण हैं, परमाणु के लक्षण हैं। कौन सी शब्द से लिया गया है? ग्रीक भाषा के एटम शब्द से लिया गया है। एटम का मतलब क्या होता है? अविभाज्य, जिसको हम लोग बांट नहीं सकते, जो एकता में हो, जो यूनिटी हो। ठीक है, इसके लक्षण क्या है कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला है ना गुणधर्म है। इसके अलावा यह फ्रीडम भी रह सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो ये सारे के लक्षण क्या है? क्या कहलाते हैं? एटम कहलाते हैं। आगे देखिए, एक अणु कहलाता है। ठीक है, अणु। तो यहाँ पे कहिए कि एटम से बनता है अणु। ठीक है, क्या बनता है? एटम से बनता है अणु। तो लिखते हैं कि दो या दो से अधिक, ठीक है, एटम। ओके, दो या दो से अधिक एटम, इसका मतलब परमाणु। दो या दो से अधिक परमाणु से बना या बनी होती है, से बनी होती है, इसे क्या बोलते हैं? अणु कहलाता है। क्या बोलते हैं? अणु कहलाता है। मतलब दो या दो से अधिक परमाणु रहेगा, उससे जुड़ करके जो आबंध बनता है, उससे जुड़ के जो बॉन्डेज बनता है, उसे क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। ठीक है, यह केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। इसकी विशेषता यही है कि केमिकल रिएक्शन में अणु भाग नहीं लेते। कौन लेते हैं भाग? परमाणु लेते हैं भाग। तो यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ओके, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो देखिए, अणु की दो लक्षण, पहली दो या दो से अधिक परमाणुओं से बना होता है, दूसरा कि यह परमाणु से बनी होती है लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, एक तीसरा लक्षण है दोस्तों अणु के बारे में कि यह रासायनिक बंध से जुड़ा होता है। यह रासायनिक बंध से जुड़ा होता है। बंध मतलब बॉन्डेज
से जुड़ा रहता है। तो 3 लक्षण यहाँ पे देखने को मिला। एक है कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बना होता है। यह एक सामाजिक अभिक्रिया या एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये रासायनिक बंध से जुड़ा होता है, एक केमिकल बॉन्डेज से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्या लक्षण? अणुओं के लक्षण है। ये अणु के लक्षण है। परमाणु के लक्षण और अणु के लक्षण दोनों में समझ गए। तो द्रव के कण 2 हिस्से में आता है, एक परमाणु में आता है, एक अणु में आता है। आगे देखिए, अब समझना है अणु के प्रकार क्या होता है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अणु के प्रकार। अणु के प्रकार होता है तो 2 टाइप के अणु होते हैं दोस्तों, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें से एक होता है सम अणु। ठीक है, क्या होता है? सम अणु। सम अणु का मतलब होता है समान अणु से बना हुआ, समान अणु से बना हुआ। दूसरा जो होता है वो होता है यौगिक, यौगिक अणु से निर्मित। यौगिक अणु से निर्मित। एक होता है सम अणु, दूसरा क्या होता है? यौगिक अणु से निर्मित। इसका मतलब है कि विषम अणु इसको कह सकते हैं, इसको विषम अणु कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग विषम अणु भी कहेंगे इसको, विषम अणु। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात ये आपको समझना है कि एक या अधिक, ऐसा करिए कि यौगिक, हाँ ठीक है, ओके है, सम अणु, ये दोनों ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, सम अणु का मतलब क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, एक ही प्रकार के, ठीक है, परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सम अणु कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आप O2 का नाम सुने होंगे, वो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप P4 का नाम सुने होंगे, P4 वो एक ही टाइप के, माने एक ही प्रकार के अणुओं से बना होता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे और देखिए तो जैसे कि S8 कहें, S8 कहें, ये एक ही तरह के परमाणुओं से बना होता है। ठीक है, और जो 2 और 4 और 8 है ये परमाणुकता कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणुकता। तो परमाणुकता को समझिए, यहाँ पे ऑक्सीजन की कितने हैं? 2 हैं, क्योंकि O के 2 हैं, P के 4 हैं, S के 8 हैं। तो ये 4 और 8 2, ये क्या है? परमाणुकता कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखना है कि ऑक्सीजन के ही 2 हैं, है ना। तो ये सारे ऑक्सीजन के 2, P के 2 और S के 8, P के 4 और S के 8 जो बना रहे हैं, वो 4 परमाणु, यहाँ 8 परमाणु इन सब से मिल करके बना होता है। ठीक है, तो ये परमाणुकता कहलाता है। ओके, आगे देखिए, यौगिक अणु से निर्मित विषम अणु, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं, है ना। यहाँ पे एक ही प्रकार के परमाणु जरूरी नहीं है ना। विषम का मतलब ये होता है कि यहाँ समान न हो, एक ही अलग अलग टाइप के हों। इसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए दोस्तों, जैसे कि अलग अलग प्रकार के परमाणु, ओके, परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे जल को लें हम, तो जल को लिखेंगे H2O। तो यहाँ पे देखना हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, H भी है, O भी है ना दोस्तों। आगे देखिए, हम लोग इसे NH3 भी कह सकते हैं, NH3।
तो नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, वो अलग अलग है ना। फिर आगे देखिए CO2 भी कह सकते हैं, ये अलग अलग है। तो ये सारे अलग अलग है। तो अलग अलग जो होता है वो किसे क्या बोलते हैं, विषम अणु बोलते हैं। और सम अणु का मतलब क्या होता है कि एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे कि O2 होता है, इसमें फास्फोरस आएगा, सल्फर आएगा, ये सारे क्या है, एक ही टाइप के अणुओं से बना होता है। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। यहाँ पे क्या है कि अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। तो यहाँ पर आप एकता को देख रहे हैं ना कि ये ऑक्सीजन ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन के अलावा कुछ नहीं है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो अलग अलग हो जाते हैं। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, अलग अलग हो जाते हैं। कार्बन है और ये ऑक्सीजन भी है, ये अलग अलग हो जाते हैं। तो अलग अलग परमाणुओं से मिलके बना क्या होता है, यौगिक अणु कहलाते हैं या फिर विषम अणु कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारे पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है फिर पदार्थ की क्या अवस्थाएं हैं। ठीक है, उसकी क्या स्टेट्स हैं, वो सारे पढ़ेंगे। तो ये सारे इसको मिटा दें, आगे मिटाते हैं। जस्ट दोस्तों, जस्ट दोस्तों 2 मिनट। तो पदार्थ के अवस्था पढ़ेंगे। ठीक है, पदार्थ की अवस्था। तो यहाँ पे देखते हैं आप कि ये 5 तरह की पाए जाते हैं, है ना। 2 चर्चा में है और 3 तो व्यवहार में है। ठीक है, अक्सर क्या है कि चौथा व्यवहार में लाने की पूरा इंतजाम हो गई है। जैसे एक का नाम है ठोस, एक का नाम है द्रव ओनली। ठीक है, एक का नाम है गैस। ओके, और 2 जो व्यवहार में लाने का पूरा इंतजाम है वो है एक प्लाज्मा और एक है BEC। ठीक है, तो BEC के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि BEC क्या है। फिर हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। BEC जो होता है, इसको सत्येंद्र नाथ बोस जो हैं हमारे और अल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों की संयुक्त नाम पर रखा गया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इसका मतलब कि बोस आइंस्टीन अवस्था एक ऐसी अवस्था, पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जहाँ पर एक खास लिमिटेशन को प्राप्त किया जाता है ना। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि ठोस, द्रव और गैस की एक कौन सी पॉइंट है जिसको त्रिक बिंदु कहते हैं। तो त्रिक बिंदु से आप परिचित हैं, तो त्रिक बिंदु को समझने, ये भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। त्रिक बिंदु कहते क्या है, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों की एक अवस्था होती है जो तीनों देखने को मिलता है, उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक ही नाम है। तो अगर इस तापमान पर किसी भी जैसे जल ही है, जल का तो 3 दशा होती है, ठोस, द्रव और गैस होता है। तो जल को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस में रखें, ठीक यहाँ पे रखें,
न बिंदु एक आगे होना चाहिए न पीछे होना चाहिए, मतलब कि न तो -1 होना चाहिए और न ही 1 होना चाहिए, +1 होना चाहिए, एकदम 0 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। तो अगर इतना तापमान हम दे दें तो यहाँ पे 3 दशाएं मिलती है, तीनों दशाएं मिलती है। ओके, ये कैसे देखें? मान लीजिए कि ये जल है, एक पात्र में रखिए जल, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 3 दशाएं देखने को मिलेगा। एक तो ठोस जो है वो जल में बदलते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है, और कुछ हिस्सा जल से वाष्प में बदलते हुए देखने को मिलेगा, जल से वाष्प में बदलते हुए देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि ये एक ठोस है, ठोस का पात्र है। अगर ये हिस्सा ठोस है तो ये हिस्सा जल देखने को मिलेगा और ये हिस्सा क्या है, वाष्प देखने को मिलेगा। ये तीनों देखने को मिलेगा इस तापमान में, ठीक है, इस तापमान में जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो दशा होती है, त्रिक बिंदु जो होती है, उसमें तापमान तो 0 डिग्री होना ही चाहिए। इसके अलावा जो प्रेशर होती है, दाब जो होती है, वो वायुमंडलीय दाब के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और दाब क्षेत्र में उसको रख दें तो ये देखने को फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि दाब और तापमान दो चीज़ें इफेक्ट करती है पदार्थ को, ठीक है। तो ये त्रिक बिंदु कहलाता है। त्रिक बिंदु को समझ गए, मतलब जल की तीनों रूप देखने को मिलेगा, ठोस, द्रव और गैस। एक ऐसा कौन सा स्टेट्स है, कौन सी अवस्था है जहाँ पे जल का तीनों रूप देखने को मिलता है, ठोस, द्रव और गैस, उसे क्या बोलते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं। त्रिक बिंदु क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। वैसे ही BEC होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या होता है, देखिए, वायुमंडल में जो एक इकाई का घनत्व आप ले लीजिए, वायुमंडल में उपस्थित एक किसी भी इकाई का घनत्व लीजिए, तो यहाँ पे लिखते हैं वायुमंडल में उपस्थित किसी भी इकाई का घनत्व। अब किसी भी इकाई का घनत्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे देखिए, इकाई का मतलब होता है यूनिट। अब इस यूनिट को आप मीटर में लें, बेहतर रहेगा, क्योंकि मीटर में ही मापा जाता है अधिकांश। तो एक इकाई लें मीटर में, तो इसमें इसको अगर हम 1 लाख से भाग दे दें, 1 लाख, मान लीजिए कि इतना बड़ा एरिया आया, इस एरिया को हम 1 लाख टुकड़े में बांटेंगे, ठीक है, 1 लाख टुकड़े में बांटेंगे, तो कितना छोटा होगा? तो जितना छोटा इसका घनत्व होगा, जितना छोटा इसका घनत्व होगा, ठीक है, उस घनत्व को हम कम से कम कितने तापमान में उसको हम लोग हीट कर सकते हैं, कितने कम से कम कितने तापमान में उसको लोग पिघला सकते हैं। तो वो पिघलाने के बाद जो दशा प्राप्त होती है उसे बोलते हैं BEC, पार्टिकल, BEC, ठीक है। मतलब कि एक छोटी सी छोटी दशा को प्राप्त जो कर लेता है, समझिए कि वायुमंडल में उपस्थित किसी भी इकाई का 1 लाखवां हिस्सा से जो घनत्व मिलता है उसको हम लोग एक ऐसी टेम्परेचर में पिघालते हैं, है ना। तो वो जो पिघालते हैं, पिघल जाता है, तो उस पिघलने की दशा को हम लोग क्या बोलते हैं, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। वो एक अवस्था है, वो एक अवस्था का नाम है। USA का 3 वैज्ञानिक है, उसको 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला था इस मामले को लेकर के। अब क्या है देखिए, 3 वैज्ञानिक हैं, उनमें से पहला वैज्ञानिक का जो नाम है वो है, क्या लिखते हैं, उनमें से पहला वैज्ञानिक का नाम है एरिक ए कार्नेल, एरिक ए कार्नेल। इसको 2001 में इनको मिला अवार्ड, ठीक है। नंबर 2 का जो वैज्ञानिक है वो है उल्फगैंग कैटरले, और नंबर 2 का वैज्ञानिक है। नंबर 3 का वैज्ञानिक जो है वो है कार्ल ई वेमेन। ये तीनों वैज्ञानिकों को क्या दिया 2001 में नोबेल पुरस्कार, क्यों? क्योंकि इन्होंने पदार्थ की एक ऐसी अवस्था दिखा दी जो BEC की दशा को प्रयुक्त करता है ना। तो ये सारे BEC, बोस आइंस्टीन, ठीक है, ध्यान रखना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
बोस-आइंस्टीन अवस्था, प्रवस्था इसको बोलते हैं। तो ऐसे प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जैसे कि आप नियॉन बल्ब को देखे होंगे, है ना, या फिर जो फ्लोरसेंट जो बल्ब होता है उसमें भी ऐसी प्लाज्मा की उपयोगिता होती है। क्योंकि क्या है ना कि प्लाज्मा में मान लीजिए कि एक फ्लोरसेंट बल्ब है, ये फ्लोरसेंट बल्ब है, ठीक है। इसको समझिए ऐसे दोस्तों, मान लीजिए कि एक बल्ब है, ये फ्लोरसेंट बल्ब है, तो इसमें गैसें होती है ना, इसमें जो गैसें होती है, जब इसमें विद्युत देते हैं, इलेक्ट्रिक देते हैं, प्लस या माइनस, है ना, जब देते हैं, डालते हैं, तो इसके भीतर जो गैसें हैं वो आयनीकृत हो जाता है। क्या होता है? आयनीकृत हो जाता है। आयनीकृत होने के बाद क्या होता है कि ये प्लाज्मा की ही प्रभाव होती है जो हमें अधिक रोशनी देखने में सहायक होती है, वो प्लाज्मा इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? प्लाज्मा इफेक्ट कहलाता है। इसमें विद्युत का जब प्रभाव होता है तो क्या होता है, यहाँ पे गैस, उपस्थित गैस आयन बन जाता है, आयनीकृत हो जाता है। तो आयनीकृत होने के बाद क्या होता है कि ये ऐसी इफेक्ट डालती है, रोशनी डालती है, जो प्लाज्मा इफेक्ट कहलाता है। प्लाज्मा के प्रभाव से ज़्यादा इफेक्ट रोशनी करते हैं। तो तारा, सूर्य या कोई भी ग्रह कोई भी तारा जो जिसकी ऊर्जा हो, जिसकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती हो, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता हो, तो वहाँ जो अभिक्रिया देखने को मिलता है, वहाँ जो रिएक्शन देखने को मिलता है, वो उस सारे में क्या था, प्लाज्मा की अभिक्रिया देखने को मिलता है, वहाँ पे प्लाज्मा होता है। जैसे अत्यधिक ऊष्मा की तारा, वो भी प्लाज्मा छोड़ती है। ठीक है, वो भी क्या करती है? प्लाज्मा छोड़ती है, प्लाज्मा बनाती है। तो यहाँ भी प्लाज्मा बनाती है। ओके, तो ये प्लाज्मा कहलाता है। आगे देखिए, हम लोग जाएंगे फिर ठोस, द्रव और गैस में, फिर इसको समझा देंगे हम अंत में। एक बार इसको रिकॉल कर लेना, प्लाज्मा क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। तो पहले ये ठोस समझिए। ठोस, ओके दोस्तों, इसको हम लोग सॉलिड भी कहते हैं, सॉलिड, ठोस। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है, पहली विशेषता यह है कि यह अंतराण्विक बल ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, किसे बोलते हैं अंतराण्विक बल? मतलब कि दो अणुओं के बीच की जो बल है, फोर्स है, दो अणुओं के फोर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नज़दीक होते हैं। नज़दीक होते हैं तो क्या लिख सकते हैं कि अंतराण्विक स्थान कम होता है। अंतराण्विक स्थान, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? कम होता है। जैसे हमने बताया कि अगर दो अणु है तो इसके स्पेस कम होंगे, ये गैप कम होंगी, तो दोनों की अपने आप में जो खिंचाव बल होता है वो ज़्यादा होगा। लेकिन जहाँ पर दो अणु बहुत दूर में होते हैं, उनके खिंचाव बल कम होंगे, ये अपने आप को आकर्षित नहीं कर पाएंगे, खींच नहीं पाएंगे। जितना नज़दीक उतना खिंचाव बल, दूरी में खिंचाव बल नहीं होता है। ठीक है, तो एक लक्षण ये है। दूसरा लक्षण, इसके कण आपस में जुड़ाव ज़्यादा रखता है। ठीक है, ज़्यादा रखता है। ओके, अच्छा, इनमें प्रबलता ज़्यादा होता है। प्रबलता ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका एक निश्चित तापमान होता है, निश्चित आयतन होता है। ओके, और एक निश्चित आकृति होता है, निश्चित आकृति होता है। ओके दोस्तों,
तो यहाँ पे देखिए सॉलिड जो होता है ठोस, उसकी कितनी सारी विशेषताएं हैं। एक तो अंतराण्विक बल ज़्यादा होता है, मतलब कि जो ठोस, जैसे कि लोहा है ठोस, उसके दो कण आपस में बहुत नज़दीक होते हैं। तो दोनों के कण जो होते हैं, जितने भी कण होते हैं वो सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं, ताकत लगाते हैं, एक खिंचाव बल होता है। तो वो दूसरा अंतराण्विक स्थान कम होता है, मतलब दो कणों के बीच की दूरी क्या होता है, कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे कि एक केक है, तो केक में आप देखे होंगे कि ऐसे ऐसे छिद्र देखने को मिलेगा, छेद देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे समझिए कि दो जो कण हैं उन दोनों के बीच स्पेस कितने हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेस है। लेकिन लोहा को देखिए, लोहा में कभी छेद देखने को नहीं मिलेगा ना, कि लोहे के कण क्या होते हैं, परस्पर जकड़े हुए होते हैं, आपस में पकड़े हुए होते हैं। तो वो जो पकड़ है, उस पकड़ के बारे में आपको सोचना है कि पकड़ क्या है। उस पकड़ को ही बोलेंगे हम लोग अंतराण्विक स्थान के हिसाब से अंतराण्विक बल, ठीक है। तो वो अंतराण्विक बल कहलाता है। अच्छा, इनके कण आपस में जुड़ाव ज़्यादा रखता है। कण आपस में जुड़ाव इसलिए ना कि लोहे को हम लोग जल्दी से तोड़ नहीं पाते हैं, जबकि लकड़ी होता है तोड़ देते हैं, केक होता है काट देते हैं। तो जितने सख्त ठोस होगा, जितने रिजिड ठोस होगा, उतने उनके कण आपस में जुड़े हुए होते हैं। ओके, देखिए प्रबलता ज़्यादा होता है। प्रबलता का मतलब क्या होता है, उसके पास खिंचाव बल ज़्यादा है, उनके पास एग्रेसिव पावर ज़्यादा है ना। तो वो निश्चित तापमान का मतलब उसकी एक निश्चित तापमान होती है, राइट। उसकी एक आयतन होती है। जैसे लोहे को पिघला दें तो वो आयतन तो सेम ही रहेगा ना, फिर तापमान भी हो जाती है उसकी एक। फिर निश्चित आकृति वाली होती है, ठोस हमेशा आकृति लिए हुए रहता है, उसकी एक शेप साइज होता है, इसलिए तो वो उसको कंप्रेस करने में कठिनाई होती है। तो इसको कंप्रेस इसको दबाव करने में, दबाने में, है ना, ये कठिनाई फीलिंग होता है, आसानी से उसको दबा नहीं सकते हम, है ना। फिर ये रिजिड होता है, सख्त होता है, ये बहुत सख्त होता है। ओके, बहुत रिजिड होता है। तो ये सारे लक्षण किस में पाए जाते हैं, ठोस में पाए जाते हैं। तो ठोस के बारे में अगर पूछे तो क्या होता है, अंतराण्विक बल ज़्यादा होता है, आणविक स्थान क्या होता है, कम होता है, इसके कण आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं, ठीक है। प्रबलता ज़्यादा होती है इसकी एक निश्चित तापमान होता है, आयतन होता है। ओके, ये स्थान घेरती है, वो सारे इलेक्शन इसमें लक्षण पाए जाते हैं, वो ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, लकड़ी क्या होता है, ठोस है। लोहा क्या है, ठोस है। चांदी क्या है, ठोस है। वो सारे क्या हैं, ठोस कहलाते हैं। पत्थर क्या है, ठोस है। इसके बाद आते हैं द्रव पे। ओके दोस्तों, द्रव पे आइए। द्रव की विशेषता क्या है, द्रव की विशेषता, पहली विशेषता क्या है कि यह एक मतलब अंतराण्विक, ठीक है, अंतराण्विक बल ठोस की तुलना में कम होता है, ठोस की तुलना में कम होता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, तो जैसे ठोस की तुलना में कम होता है इसकी अंतराण्विक बल, वैसे ही इसकी अंतराण्विक जो स्थान होती है वो भी ठोस की तुलना में ज़्यादा दूर होते हैं। तो अंतराण्विक स्थान ठोस की तुलना में, ओके, ठोस की तुलना में ज़्यादा होता है, ठीक है। ये द्रव के लक्षण एक कहे जाते हैं। इसके लक्षण एक और भी है, क्या है कि ऊपर की आकृति हमेशा, है ना, समतल होती है, ठीक है। इसको समझिए दोस्तों, क्या है, ऊपर की आकृति हमेशा समतल होती है। अब मान लीजिए कि एक ये है पात्र, ठीक है, ये पात्र है, इसमें हम जल रखेंगे, तो ऊपर की आकृति जल जो होगी वो समतल ही होगी ना, वो फ्लैट ही होगा, वो सीधा ही होगा, है ना। लेकिन नीचे की आकृति ऐसे लेगी, वो ऐसे लेगी, तो वो लिक्विड कहलाएगा, है ना।
रांगा की एग्जांपल लेते हैं। रांगा को जब पिघालते हैं तो वो लिक्विड बनता है। रांगा ठोस रहता है तो उसको पिघालते हैं तो लिक्विड बनता है। तो लिक्विड जब बनता है तो रांगा को किसी भी सांचे में शेप में डाल सकते हैं, उसको वैसे आकृति दे सकते हैं। तो रांगे की आकृति क्या होगी, ऊपर क्या होगी, फ्लैट होगी ना, समतल होगी, और नीचे क्या होगी, जिस आकृति में उसको रखा गया है वो आकृति वो ले लेगी। ये है क्या, लिक्विड की लक्षण, द्रव की लक्षण। इसका मतलब है कि ऊपर की आकृति हमेशा क्या होती है, हमेशा समतल होती है। ठीक है, ऊपर की आकृति हमेशा क्या होती है, समतल होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि द्रव को जिस पात्र में रखते हैं वो उसी स्थान की हो जाती है, वो उसी स्थान को घेर लेती है। इसका मतलब ये है, एक लक्षण और है कि यह जिस पात्र में रखा जाता है उसी पात्र की जैसे आकृति ले लेती है। ओके दोस्तों, उसी पात्र की जैसे आकृति क्या करता है, ले लेता है। तो आगे देखिए, इसकी आकृति जो होती है वो निश्चित नहीं होती, इसकी आकृति अनिश्चित होती है। ठीक है, इसकी आकृति जो होती है अनिश्चित होती है। इसका मतलब कि द्रव को जिस रूप में ढाल सके हम ढाल सकते हैं उसको, जिस रूप में उसकी आकृति को रखना चाहें हम रख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें प्रबल क्षमता कम होती है। ठीक है, प्रबल क्षमता कम होती है। तो सोच के देखिए कि ये तरल की क्या विशेषताएं हैं कि ठोस से तरल, तरल से जो द्रव आता है तो तरल ठोस से कहीं ना कहीं जैसे न्यूनतम अवस्था को पा लेने की ओर संकेत करता है ना, न्यूनतम अवस्था की। तरल से जो तरल की है अवस्था वो ठोस से कम है, वो जो गैस होगा वो तरल से कहीं कम होगा। तो ये ऐसे गमन करती है ना, ऐसे गमन करती है। मतलब जो ठोस है उससे थोड़ा कम, है ना। हर चीज़ में देखिए, ठोस में अगर प्रबल क्षमता ज़्यादा है तो तरल में क्या है, उससे कम है। ठोस में अगर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है ना कम है तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। उसमें अंतराण्विक बल इंटरमॉलिक्यूल फोर्स जो है वो ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा सा कम है। और गैस में जब जाएंगे तो उसमें देखेंगे तरल से भी थोड़ा सा कम ही है ना। तब तीनों का रूप देखने को मिलेगा आपको। तो आगे देखिए, ये तो है द्रव का। इसमें इसको एक बार रिविजन कर लेते हैं। क्या है कि अंतराण्विक बल जो होता है वो ठोस की तुलना में कम होता है। ओके, अंतराण्विक स्थान जो होता है वो ठोस की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर ऊपर की आकृति हमेशा समतल क्या होती है। यह जिस पात्र में रखा जाता है उसी पात्र की आकृति शेप साइज ले लेती है। ठीक है, इसमें इसकी आकृति अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है। इसकी प्रबल क्षमता कम होती है, किसकी तुलना में, ठोस की तुलना में। अब जब गैस में आते हैं तो गैस में भी वही हाल, आप इससे आएंगे गैस में, है ना। तो गैस में जैसे यहाँ ठोस की तुलना में द्रव कम हुआ, वैसे द्रव की तुलना में गैस में कम होगा, वो सारे देखना है। ठीक है, आगे देखिए, इसको समाप्त करेंगे हम सिंपल सी वर्ड में, इसको समझ जाइएगा। पहले इसको पूरा समझ लेते हैं। ओके दोस्तों, तो गैस के बारे में आते हैं। गैस, इसको समझिए। गैस की कोई आकार नहीं होती है, आकार नहीं होती है। इसकी कोई आकृति होती है, नहीं होती है। ओके दोस्तों, न आकार होती है न आकृति होती है। देखो, यह जिस पात्र में रखा जाता है, जिस पात्र में ओके रखा जाता है उसकी दीवार जो होती है, दीवार पर यह बल लगाता है, बल लगाता है। जिस पात्र में रखेंगे, इस गैस का सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर की दीवार पर बल लगाता है ये गैस, क्योंकि ये इसके जो आपस में अणु है ना, इसकी जो आपस में अणु है ये एक दूसरे को धकेलते रहते हैं, फोर्स करते हैं ताकि हम फैल जाएं। ये फैलाव की ओर संकेत करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये बल लगाता है उस दीवार पर। अच्छा, इसमें जो गैस होता है इसमें अंतराण्विक बल
क्या होगा दोस्तों, अंतराण्विक बल कम होगा, और अंतराण्विक स्थान जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो अंतराण्विक बल जहाँ कम होता है वहाँ स्थान ज़्यादा होता है, तो वो भी इसमें लक्षण पाए जाते हैं। गैस के ये लक्षण हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे करें, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे क्या हैं, गैस के रूप हैं। और गैस के रूप देखने को, गैस के रूप में ये सारे लक्षण देखने को मिलता है। इसके और लक्षण की ज्ञात करें तो हमें पता चलेगा कि इसमें गैसीय दाब जो होता है वो उपस्थित होता है। गैसीय दाब इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है, गैसीय दाब रहता है, ठीक है। और इसमें जो कण होते हैं, तो कणों की जो गति होती है, कणों की गति वो अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। कणों की गति क्या होती है, अनिश्चित होती है। मतलब इसको हम तीनों को समाप्य करें एक वर्ड में, तो ठोस में दो चीज़ें ध्यान रखना है, एक अंतराण्विक स्थान, एक अंतराण्विक बल, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर स्पेस। दोनों चीज़ पर खेल होता है कि कौन वस्तु कैसा है, ठीक है। अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है तो स्वाभाविक है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा। स्पेस कम, फोर्स ज़्यादा, स्पेस ज़्यादा, फोर्स कम, और स्पेस ज़्यादा तो और फोर्स कम, तो वो गैस की आकार नहीं होती, इसकी कोई आकृति नहीं होती, इसे कहीं भी छोड़ दीजिए वो निकलते जाएगा अपनी स्वतंत्र फ्रीडम स्पेस में वो जाते रहेगा। जिस पात्र में रखते हैं उसकी दीवार पर यह क्या करती है, बल लगाती है, प्रभाव डालती है, ठीक है। इसमें अंतराण्विक बल कम होता है ना, और अंतराण्विक स्थान क्या होता है, ज़्यादा होता है। गैसीय दाब इसमें देखने को मिलता है। फिर कणों की गति अनिश्चित होती है। ये सारे किसके लक्षण हैं, गैस के लक्षण है। इसको थोड़ा सा समाप्त करते हैं। दो चीज़ें आपको समझनी है, जैसे हमने बताया कि यहाँ पे समझिए दोस्तों, एक कण ये है, एक कण ये है ना। इन दोनों के बीच की दूरी अगर 2 मीटर है, ठीक है, तो ज़्यादा बल भी इसमें होंगे, बल ज़्यादा होंगे। क्या होगा, बल ज़्यादा। कौन सा बल बताया जा रहा है, एक्स और वाई कण के बीच की खिंचाव बल, खींचने की बल। द्रव में देखिए दोस्तों, एक्स और वाई थोड़ा दूर में है, यहाँ पे दूर में है कि नहीं है। मान लीजिए कि ये 4 मीटर है, तो इसमें बल क्या होगा, आपस में बल कम होगा, बल कम होगा। फिर इसकी तुलना यहाँ पे करें, एक गैस यहाँ है, एक गैस के कण यहाँ है, एक गैस के कण यहाँ है, ये एक्स है, ये वाई है। इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है ना, यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ज़्यादा है, मान लेते हैं कि यह 10 मीटर है। तो एक्स और वाई के बीच जो बल है, ये बल सबसे कम होगा, है ना, सबसे कम होगा, बल सबसे कम होगा। तो ये तीनों अवस्थाएं देखने को मिलती है ठोस, द्रव और गैस में। ओके दोस्तों, तो प्लाज्मा को समझ गए, BEC को भी समझ गए। प्लाज्मा को एक बार फिर रिपीटेशन करते हैं। देखिए प्लाज्मा देखने को मिलता है कहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि अभी नए तरह के बल्ब, रोशनी लायक बल्ब निकल चुके हैं मार्केट में, तो उस बल्ब में देखने को मिलता है ये सारे गुणधर्म, है ना। जैसे नियॉन बल्ब जो होता है वहाँ भी देखने को मिलता है। जैसे आप फिर देखिए फ्लोरेसेंट बल्ब जो होता है वहाँ भी देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है कि उसके भीतर, उस बल्ब के गैस जो होते हैं, गैस के भीतर जब हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज देते हैं, विद्युत आवेश उसमें डालते हैं, प्रभावित करते हैं, तो वो गैस जो होता है वो आयोनाइज्ड हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है, ठीक है। फिर जैसे ही बल्ब जलता है वैसे रोशनी में ज़्यादा देखने को मिलता है। उसका नाम क्या है, प्लाज्मा। ओके, और BEC क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एक ऐसी अवस्था है जो एक खुली वातावरण के वायुमंडल के एक इकाई के घनत्व का 1,00,000वें भाग, ठीक है, देने पर जो घनत्व मिलता है, जो हमें इस एरिया मिलता है, उसको हम, उस एरिया को हम ऐसी टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर से उसको हम पिघलाएं, ठीक है, तो वो जो पिघलाने की दशा प्राप्त होती है उसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके दोस्तों, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे तत्व, यौगिक, है ना, ये सारे पढ़ेंगे। अब मिश्रण क्या होता है ये सारे पढ़ेंगे।
फिर केमिकल रिएक्शन के बारे में सारे कुछ जानकारी लेंगे। इसको समझे, अगर नहीं तो हमें कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा कि कहाँ पे आपको दिक्कत हुई, वैसे हम सुधार करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, जय हिंद।